नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। आज से 5 दिन अपन यह पड़ताल करेंगे कि बिहार चुनाव में अब सोचने को क्या है, इसलिए कि चुनाव के लिए सब कुछ तो तय हो गया है। चेहरे तय है, गठबंधन, सीटों का बंटवारा और पहले चरण के उम्मीदवार आ चुके हैं, भाषण हो गए, उनसे एजेंडा, नारे, वायदे सब जनता के बीच पहुंच गए। तभी सवाल है कि चुनाव प्रोग्राम में प्रचार के इस वक्त के लिए अब क्या कुछ बचा है। मतदाता का आज जो मूड है वह क्या पक नहीं गया होगा? उसे 5 नवंबर तक किन बातों से बदला जा सकता है? मतलब बिहार के सियासी मूड में, पार्टियों की तैयारियों में ऐसा क्या है जिसका मतदाताओं पर असर होना बाकी है? अपना मानना है कि बिहार के लोगों में आज जो मनोवैज्ञानिक मूड है वही मतदान तक रहना है। नए जादू मंत्र, किसी अनहोनी और कत्ल की आखिरी रात में रुझान बदले, यह शायद संभव नहीं है। बिहार में यदि लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक है, यदि जातवाद है, तो इस सब के बाद अब सोचने को क्या कुछ बचा हुआ है? आज मैं इस पर चर्चा करूंगा, पर उससे पहले आज की इन चुनावी सुर्खियों पर जरा गौर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी रहे सुशील मोदी पर कटाक्ष किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पीएम मोदी को भोज का निमंत्रण देने के लिए तैयार हैं, बस सुशील मोदी का उसमें दखल न हो, नहीं तो पिछली बार की तरह वो नरेंद्र मोदी की थाली स्वयं छीनकर आरोप हम पर लगा देंगे। नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी के भोज का कार्यक्रम सुशील मोदी के चलते रद्द हुआ था। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन अंतिम समय में भोज को रद्द करने की बात कही गई। नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह यादव पर तंज कसा है। नीतीश ने कहा है कि क्या मुलायम सिंह यादव यूनिवर्सिटी ऑफ सेकुलरिज्म के वीसी हैं और हम रिसर्च स्कॉलर। नीतीश ने कहा कि मैं कभी उनके पास सेकुलर होने का सर्टिफिकेट लेने नहीं गया। नीतीश ने ये टिप्पणी मुलायम के उस बयान पर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सालों तक सरकार चलाई है और अब वो खुद को सेकुलर कहते हैं। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहले चरण के मतदान के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पप्पू यादव ने एनडीए और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि दोनों ही गठबंधनों से जनता नाराज है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरे मोर्चे को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा और उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से रहेगा। पप्पू यादव ने कहा कि जनता ने उन्हें समर्थन देने का मन बना लिया है। कोशी, सीमांचल व मिथिलांचल के लोग उनके साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि सपा समेत 6 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार में तीसरे मोर्चे के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। अखिलेश की मौजूदगी में कई पूर्व विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता से बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव से आने पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र मोहन राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो अपने बेटे जन्मेजय राय के लिए चनपटिया सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनके भतीजे प्रताप राय को उम्मीदवार बनाया। इससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। राय मौजूदा विधानसभा में चनपटिया से विधायक हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। राय के इस्तीफे से बीजेपी को पश्चिमी चंपारण इलाके में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जरा विचार हो कि चुनाव में ऐसा क्या कुछ बचा है जिन पर नेताओं और पार्टियों को जनता के बीच जाकर बात करनी है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ विनोद शर्मा और अजीत द्विवेदी है। विनोद जी, बिहार विधानसभा के चुनाव में आपके अनुसार अब बचा क्या है? ऐसा कुछ क्या बचा है जिससे कि अगले 1.5 महीने के अंदर मतदाताओं को नेता, पार्टियां रिझा सके? क्योंकि सब कुछ तो हो चुका है एक तरह से। जो असेंबली का इलेक्शन होता है
वो जनता के ज़्यादा नज़दीक इलेक्शन होता है, जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटी का ज़्यादा नज़दीक होता है, पंचायत का ज़्यादा नज़दीक होता है। और मतदाता कई बार इस बात से भी रुझाया जा सकता है कि अगर उसको एक अच्छा प्रत्याशी दिया जाए, अगर वो अपना लगाव प्रत्याशी के साथ पाता है तो उसको वोट डालता है वो, और वो पार्टी से उठ के वोट डालता है। तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी हद तक आने वाला जो इलेक्शन है उसमें शख्सियत, जिसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, उसका तो एक रोल होगा, क्योंकि जो पहले चरण में सीटें बांटी हैं 40 के लगभग भाजपा में, उसमें वो उम्मीदवारों का भी एक मोटा मोटा खाका हो गया होता है। तो मैं ये मानता हूं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, किन लोगों को टिकट मिलता है वो, और दूसरा जमीन पे जो अंग्रेजी में एक कहावत है कि हु इज एबल टू कीप हिज फॉडर और टाइड अप ऑन द ग्राउंड, कि जब हवा उड़ रही है, हवा तेज चल रही है, उस वक्त कौन जो है वो जो चारा जो है, चारे की गठिया जो है वो समेट कर जमीन पर रखा हुआ आपने, उसकी उड़े नहीं, उसका चारा उड़ नहीं रहा है। तो किस तरह से वो लड़ते हैं जमीन पर, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, ये जो दोनों दल हैं इनमें विरोधाभास है, दोनों जो फॉर्मेशंस हैं, तो अगर वो विरोधाभास जो कम करके लड़ते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि जो कम करके लड़ेगा विरोधाभास, उसको जीत हासिल होगी, उसको बढ़त हासिल होगी। अजीत, ये जो कि वोटों की गठरी को संभाल कर रखना नेताओं का, ये अब आखिरी वक्त का है, उसमें क्या लगता है, कुछ मतलब क्या जमीनी रिपोर्ट क्या मिलती हुई लगती है? वोटों की गठरी एक मोटे तौर पर जो जिसकी गठरी है वो आइडेंटिफाइड है कि ये गठरी इनकी है, ये लालू जी की गठरी है, ये नीतीश कुमार की है, ये बीजेपी का है, कोर मोटे तौर पर वो है, और उसके बिखरने का खतरा कम है। जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है या जिसने अभी डिसाइड नहीं किया, जिसके बारे में माना जा रहा है कि बड़ा चंक है 32% का ईबीसी का जो वोट बैंक है, वो उसको लुभाना, वो जैसा विनोद जी ने कहा, वो जब टिकट का बंटवारा होगा, किस तरह से दोनों पक्ष टिकट सारे बांटते हैं और एक के मुकाबले दूसरे का कैंडिडेट कैसा होता है, अगर दोनों एक के होते हैं तो फिर अलग सीन होगा। तो वो वोट जब डिसाइडेड नहीं है, उसको संभाल के रखना एक बड़ी चुनौती। नहीं विनोद जी, आपके अनुसार ईबीसी मतलब एक मैक्रो लेवल पर अभी वो कुछ काम होना बाकी है, वो तो एक मोटी मोटी पोजीशनिंग मानते हैं अब हो गई है? देखिए, दो पोजीशंस हैं इसमें। देखिए, 30% यादव प्लस मुस्लिम, लगभग 30%, और 30% ही अति पिछड़ा और महादलित, लगभग उतना ही है जो वोटों की गठरी है। अब ये जो ईबीसी और महादलित और जो अति पिछड़ा है, उसकी जो गठरी नीतीश कुमार ने बनाई थी, अब उस गठरी का जो तार है उसको तोड़ने की साजिश बीजेपी कर रही, साजिश कोशिश, मतलब साजिश गलत वर्ड है, कोशिश कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसमें से उसको एक हिस्सा मिले। अब ये बात फैलाई जा रही है भाजपा की तरफ से कि यादवों के डर से जो अति पिछड़ा है और महादलित है वो भाजपा की तरफ आ जाएगा, लेकिन जो जेडीयू नेतृत्व वाला फॉर्मेशन है वो ये कह रहा है कि भूमिहार भी उतने ही एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं जितने कि यादव होते हैं, तो ये नगण्य हो जाएगा, ये कैंसिल ही चल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि प्रत्याशियों का चुनाव वो बहुत अहम है, और चुनाव में जो भाषा होगी, देखिए भाषा का संतुलन बहुत बना के रखना पड़ेगा दोनों पार्टीज को। जी विनोद जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार में बन चुके मूड पर। विनोद जी, आप ये नहीं मानते कि बिहार में कुल मिलाकर चुनाव का मूड बन चुका है? एजेंडा, चेहरे, जो मतलब मैक्रो लेवल की जितनी बातें वो सब तय हो गई है। मूड को लेकर आपका क्या मानना, बिहार का मूड क्या? मेरा ये मानना है कि कोई भी इलेक्शन जो है वो शुरुआती दौर में तय नहीं होता है, वो तय होता है जिस तरह से प्रचार चलता है, उस प्रचार में किस तरह से, किस अंदाज में कौन क्या बात कह रहा है। देखिए, मैं जो लालू यादव का पटना पे जो बयान था कि ये जंगल राज 2 नहीं, ये मंडल राज 2 है, उसको बहुत ही अहम बयान में मानता हूं। तो वही तो मेरा, ये सब चीजें तो हो चुकी है एक तरह से। अब उन्होंने जब कहा है, अब उसको जमीन पे कैसे कार्यान्वित कर रहे हैं, अगला फलसफा तो वो है ना व्यास जी। और क्या वो जमीन पे वो कहानी सही उतर रही है, क्या लोग आश्वासित है उनकी बात से, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। कोशिश ये होगी कि मंडल कमंडल को तोड़ के बाहर निकले, और कमंडल वालों की कोशिश ये होगी कि मंडल कमंडल में ही सिमटा रहे। मतलब
लोग रिलीजियस बेसिस पे वोट करें, लोग कास्ट बेसिस पे ना करें। ये जद्दोजहद होने वाली जमीन पे, और ये जद्दोजहद, ये कश्मकश क्या रंग लाती है, उस पे इसका नतीजा डिपेंड करेगा इन इलेक्शंस का। नहीं अजीत, आपके अनुसार क्या ये सचमुच में अभी मंडल का अगर उन्होंने दे दिया नीतीश कुमार और उनकी राजनीति, तो उसी हिसाब से नीचे तक उम्मीदवार के स्तर तक गोलबंदी होके वो प्रचार मतलब हो नहीं गया मामला? नहीं, वो ले जाना होगा अभी। लालू यादव अभी ले जाना है, नीतीश कुमार दोनों लेके जाएंगे उसको। इसके पहले जो भी चुनाव हुआ था, लालू यादव का एक एक्सपीरियंस है रामविलास पासवान के साथ चुनाव लड़ने का। उन लोग दोनों ऊपर मिल गए और नीचे उनके वर्कर्स नहीं मिले, उस वजह से दोनों को नुकसान हुआ। इसलिए ये जो हमारी सूचना है उस हिसाब से कोई 300 रैलियां प्लान की है, और लालू यादव और नीतीश कुमार गांव-गांव जाने वाले, एक दिन में 5-5, 10-10 रैली करने वाले हैं, और वो इस अलायंस को लेकर के वहां तक ले जाए। जो उन लोगों ने ऊपर तय कर लिया है, मंडल राज 2 ले आना है, उसको तय कर लिया, उसको अब नीचे तक ले जाना है। और जब ये दोनों साथ जाएंगे, जो पिछले 25 साल में मंडल मसीहा के तौर पर जो 2 चेहरे बिहार में हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट चेहरे हैं, वो दोनों एक साथ जा करके ये भरोसा दिलाएंगे कि हाँ हम ले आ रहे हैं। अब वो होना है। विनोद जी, आपके अनुसार इधर मंडल 2 की तैयारी है, उसके मुकाबले में भाजपा की तैयारी का आप किस तरह का, क्योंकि भाजपा में एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल एक तरह से बनाया हुआ, उनकी तरफ से मैसेजिंग सब लगभग हो चुकी है, ये अभी बाकी है? देखिए, इलेक्शन मुशायरा नहीं होता जी कि 2 पंक्तियां कह के माहौल बन जाता है जी। इलेक्शन में बहुत कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि मोमबत्ती आपके सामने आ गई और आपने 2 पंक्तियां पढ़ दी और लोगों ने वाह वाह कर दिया और इरशाद कर दिया। इलेक्शन में इरशाद नहीं होता। उस नाते क्या इलेक्शन में तो एक ही बार में फैसला हो जाता है। उस नाते भाजपा की तरफ से आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा वो हावी हो जाए आइडेंटिटी पे, और कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी ये प्रॉमिस करके कि हम विकास लाएंगे, हम नौकरी दिलवाएंगे। अब ये जो तर्ज है, इसमें कितना नयापन बचा है 2014 के इलेक्शन के बाद, उस पर डिपेंड करता है कि किसका गाना चार्ट बस्टर है, मोदी जी का या लालू या नीतीश जी का। नहीं अजीत, इस मामले में क्या ये नहीं लगता है कि ये जो चार्ट वाली बात है, किस तर्ज पर लोकप्रिय, ये युवा वर्ग, क्योंकि आखिर यूथ जो वोट है वो बिहार में भी निर्णायक होता हुआ लगता, तो वो माहौल अभी नहीं बना हुआ लगता, उसमें भी काम होना है। नरेंद्र मोदी ने भी उसी आवाज में जाकर के वही गाना गाया उन्होंने लोकसभा में। उन्होंने बिहार में अपनी जाति बताई, पिछड़ा जो मंडल की पॉलिटिक्स की, ये बीजेपी के नेता अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि मेरे पास मंडल भी है, कमंडल भी, हमारे पास उनसे ज्यादा मंडल है। इसी को ध्यान में रख के बीजेपी ने दलित और ओबीसी का समीकरण बनाया है। एक तरफ उनके, आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, एक तरफ जीतन राम मांझी बैठते हैं, दूसरी तरफ रामविलास पासवान बैठते हैं, उनके बगल में उपेंद्र कुशवाहा बैठते हैं, दूसरी तरफ सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव बैठते हैं। वो भले फॉरवर्ड ब्लॉक उनके साथ पूरी तरह से है, लेकिन जो वो चेहरे दिखा रहे हैं वो सारे दलितों के, पिछड़ों के हैं। उस नाते विनोद जी, जितना अपना अभी तक विश्लेषण हुआ और आपने जो कहा, उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। बिहार का इलाका है, जो बिहार के लोगों की विद्वता है, जो नेटिव विजडम है उनका, मैं कायल हूं हमेशा से उनका, क्योंकि उन्होंने, लोग तो हमेशा से ये कहते थे कि वेस्ट बंगाल देश को दिशा दिखाता है, लेकिन बिहार पीछे नहीं है उसमें, और बिहार दिशा तय करेगा इस इलेक्शन के दौरान भारत के लिए आगे की। और मेरा ये मानना है कि जॉनी कम लेटली नहीं बन सकते आप इलेक्शन में। आप विकास पुरुष भी नहीं हो सकते और पिछड़े भी नहीं हो सकते, 2 बातें नहीं कर सकते आप जी। विनोद, बात तो एक ही करनी पड़ेगी। विनोद जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस सवाल पर चर्चा कर रहा हूं कि मतदाताओं के पास जाकर नेताओं के पास अब क्या कुछ कहने को बचा है। विनोद जी, जितना अभी तक विचार हुआ उसमें आप भी ले देकर कुल मिलाकर जात राजनीति के ही हावी होने की उस पे आ गए, तर्क पर आ रहे हैं, मतलब विकास को बहुत पीछे आप मान रहे हैं, ऐसा आपकी बात से लगता है? ये क्या, देखिए, ये एक अद्भुत स्थिति है आज के दिन। ये नहीं कह सकते आप कि बिहार में नीतीश कुमार के नीचे विकास नहीं हुआ जी। उनके जो सबसे प्रखर क्रिटिक्स भी हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, वो ये कहते हैं कि विकास हुआ लेकिन जितना तेजी से अपेक्षा थी उतना नहीं हुआ। ये बात सच है। उसी तरह से आप भारत के स्तर पर भी कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद कुछ चीजें सुधरी हैं, लेकिन जिस स्थिति में, जिस तेजी से सुधरनी चाहिए थी, नहीं सुधरी हैं। तो जहां तक विकास का प्रश्न है, वो दोनों एक ही नाव में सवार नहीं। लेकिन ये ज्यादा हावी मुद्दा रहेगा या जाति वाला? नीतीश कुमार रेजिडेंट पॉलिटिशियन है,
बिहार के, जिस तरह मोदी जी गुजरात के हुआ करते थे। तो रेजिडेंट पॉलिटिशियन को, जिसके पीछे एक बड़ा सोशल अलायंस है, जिसके साथ एक बड़ा आज के दिन सोशल अलायंस है, क्या बिहार के लोग उसको नकारेंगे? ये जो इलेक्शन है, ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बेस्ट आर्ग्यूड इलेक्शन होगा। जो मोदी जी बोलते हैं उसके जवाब में नीतीश जी तुरंत बोलते हैं, लालू जी बोलते हैं अपनी भाषा में, और देखने वालों को पता चलेगा कि भारत में विद्वता है, जहां तक लोगों का सवाल है। अजीत, क्या सचमुच में बिहार के जो सार्वजनिक विमर्श है, वहां के स्थानीय अखबार और टीवी चैनल, उसमें तर्क दर तर्क का माहौल है या आरोप प्रत्यारोप वाला ज्यादा है? वो है, दोनों चीजें हैं। जैसे तर्क भी है, आरोप प्रत्यारोप भी हैं, और वो तर्क और आरोप प्रत्यारोप विकास पर भी हैं और जाति पर भी हैं। दोनों तरफ से। जैसे नीतीश कुमार ने काफी विकास किया, 10 साल में तस्वीर बदली, उन्होंने एक पहचान बिहार को दी। इसके बावजूद उनको चुनाव जीतने के लिए लालू यादव के साथ अलायंस करने की जरूरत पड़ी, उनको कांग्रेस को लेने की जरूरत पड़ी, और उनको ये जरूरत भी थी कि एनसीपी भी रहे और समाजवादी पार्टी भी रहे। एक पॉइंट पर उन्होंने लेफ्ट के साथ भी तालमेल करने की कोशिश की थी। तो विकास की अपनी तमाम उपलब्धियों और अपने ब्रांड के बावजूद उनको कास्ट का इक्वेशन बनाने की जरूरत थी, जो जरूरत नरेंद्र मोदी को भी है। मुस्लिम वोट को लेकर, यादव वोट को लेकर बीजेपी या बाकी दूसरी पार्टी, भले ओवैसी हो, ये इन्होंने अपना जो बनाया है वो ताना बाना क्या? सीमांचल में ओवैसी साहब लड़ना चाहते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार ओवैसी साहब को मुंह की खानी पड़ेगी। मुस्लिम वोट जो है ओवैसी साहब के साथ नहीं जाएगा। नहीं, ये 2-3% भी जाए पर, अरे हाँ, बस ये स्पॉयलर्स पे भी तो डिपेंड कर रहे हैं ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुतेरा गेम प्लान जो है, वो पप्पू यादव पे डिपेंड कर रहा है, तो जीतन राम मांझी पे डिपेंड कर रहा है, वो ओवैसी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सब चीज, ये सारे फैक्टर बाद में आएंगे। मेरी बात सुनिए ना, तो आपने छोटे छोटे जो तमंचे इकट्ठे किए हुए हैं, आप सोचते हैं इन तमंचों से आप हाथी मार गिराओगे। अब देखते हैं कि हाथी मरता है कि नहीं इन तमंचों से। ये स्पॉयलर्स हैं, इनके पास अपने गांठ में कोई टिकट नहीं है, सीट नहीं आने वाली है, और आएंगी भी तो 2-4 मिलके सबकी आएंगी। तो इसलिए इस इलेक्शन को कम से कम मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको ये मत कहिए कि मामला फैसला तय हो चुका है और ब्रॉडली डिसाइड हो चुका है। ब्रॉडली नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ डिसाइड नहीं होता है। पॉलिटिक्स में शुरुआत में कुछ डिसाइड नहीं होता है। पॉलिटिक्स में मध्य में भी डिसाइड नहीं होता है, और वोट हो जाने के बाद भी डिसाइड नहीं होता है कई बार, और नेता लोग बैठे होते हैं सन्नाटे में कि पता नहीं बक्से में क्या है। बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.co पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।